आईसीसी ने पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम कर लिया। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटा दिया गया। एशिया कप का तनाज़ा बिल आखिर हल। आईसीसी ने एंडी पाइक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी बना दिया। पाकिस्तान आज यूएई से अपना मैच खेलेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी के आला हुकाम के इजलास में एशिया कप खेलने या ना खेलने के हवाले से मुशावरत की गई। सैलाब के नुकसानात का मुकम्मल तखमीना लगने के बाद बहाली के कामों की हिकमत अमली बनाई जाएगी ताकि आवाम को कम वक्त में भरपूर रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बारिशों और सैलाब के पेश नज़र जायजा इजलास। जनूबी पंजाब और सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। रेला जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे का हिस्सा बहा ले गया। मुल्तान ताज झांगड़ा इंटरचेंज बंद। मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोधना, बहावलपुर, रहीम यार खान, अलीपुर समेत कई शहरों में शदीद सैलाबी सूरत हाल बन गया। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत करार। वज़ीर आज़म का अमीर क़तर से मुलाकात में इज़हार यकजहती। कहा दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात तारीखी, देरीना और पायदार हैं जो मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म और अमीर क़तर के दरमियान मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने कहा हमला क़तर की खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने क़तर के साथ यकजहती और हिमायत का इजहार किया। काबिज़ इसराइली फ़ौज गज़ा के मरकज़ में पहुँच गई। शहर खाली कराना शुरू कर दिया। तैयारों से बमबारी भी जारी। 78 फ़लस्तीनियों को बेरहमी से शहीद कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा में इसराइली जहरियत को नस्लकुशी करार दे दिया। कहा इसराइल ने जानबूझकर गज़ा में फ़लस्तीन को तबाह करने की कोशिश की। यूएन कमीशन के मुताबिक आला इसराइली हुकाम बशमूल वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने नस्लकुशी पर जोर दिया और हिमायत की। और पाकिस्तान और भारत का एक और मैदान में टाकरा आज होगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद अदीब ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कामयाबी के लिए फैन से दुआओं की दरख्वास्त कर दी। वीडियो पैगाम में कहा कि आज टोक्यो में जेवलिन थ्रो का क्वालिफाइंग राउंड खेलूंगा। दुआ करें अच्छा परफॉर्म करके फाइनल के लिए क्वालिफाई करूं। क्वालिफाइंग राउंड के लिए अरशद अदीब और भारत के नीरज चोपड़ा को अलग अलग ग्रुप्स में शामिल किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। भली करे आया जी आया नू खैर रख ले। वशत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्टार्टिंग द थिंग एंड दैट इज कि भाई मुबारक को बहुत बहुत तनाज़ा हल हो गया। हाँ, तनाज़ा हल हो गया। एंड द बिग थिंग इट्स नॉट अबाउट द तनाज़ा। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था, जो कि फेयर मौक़िफ़ था, उसकी तायद हो गई। पाकिस्तान का एक सिंपल सा मुतालबा था कि पाइक्रॉफ्ट जो हैं उनका एटीट्यूड वाज नॉट प्रोफेशनल, ही शुड हैव नॉट कम टू सलमान अली आगा। उनको नहीं कहना चाहिए था कि भाई आप अपना माइक म्यूट करें, और फिर उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि आप मुसाफा नहीं करेंगे। ये गलत था, ये उनकी बाइसनेस को शो करता है और आपको इनको हटाना होगा, और उनको हटा दिया गया है। एब्सोल्युटली। अच्छा, उनकी जगह रिची रिचर्डसन है, उनको मैच रेफरी बना दिया गया है। पाकिस्तान का वैसे आज मुकाबला है यूएई के साथ। इट्स अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सदारत पीसीबी का आला हुकाम का इजलास हुआ और इसमें एशिया कप खेलने ना खेलने के वाले से मुशावरत की गई थी। बट द सिचुएशन इज़ कि अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इट्स यूजलेस टू टॉक अबाउट दिस नाउ। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान आज अपना मैच खेलेगा और वो जो मैच खेलेगा सादिया, दैट्स वो क्वार्टर फाइनल की सूरत हाल इख्तियार कर गया। एक्चुअली यस, मैं हैरान हो रही हूँ उन लोगों के ऊपर जो किसी ना किसी तरह से ये करने की कोशिश करें, पुटअप करने की कोशिश करें कि यूएई जो है वो पाकिस्तान से मैच जीत सकता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यार, खुदा का वास्ता, हमने यूएई को खेलते हुए देखा है एशिया कप में। ये ट्रायंगुलर सीरीज नहीं हो रही है। दूसरी टीमों से भी जैसा यूएई खेल रहा है उसको ला के ना खड़ा करें। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट एक्सपर्ट्स से ये एक अलग बात है, इस पर बात कर लेते हैं। फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप रात में भी हमारे साथ थे, आपने भी पार्टिसिपेट किया और सेलिब्रेट किया हमारी विक्ट्री को। लेकिन मेरे जहन में ये बात आती है कि अब तो हमारे हक में फैसला आ गया है। फिर एशिया कप की क्या सिचुएशन बनते देख रहे हैं आप? आगे हमारा इंडिया से भी मैच है आज के मैच के अलावा। देखिए, जो स्टांस लिया उस पर तो अभी सूरत हाल सही मायनों में क्लियर नहीं है। अगर आपने इतना एक सख्त किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार करना है था तो उससे बहुत पहले सोचना भी चाहिए था। अब कर लिया है तो उस पर आप अमल करते हैं, नहीं करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ ये है कि एक चीज़ मुझे ज़रूर सादिया परेशान कुन लगी, वो ये है कि हमारी जो क्रिकेट है ना वो इस लेवल पे गई तो हमें ये और चीज़ें और ज़्यादा खली। उसकी वजह ये है कि सारा रवैया पे वैसे तो गुस्सा आता, लेकिन गुस्सा और ज़्यादा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि तो हमारी टीम उस तरह से डिलीवर नहीं कर रही जो उनसे एक्सपेक्टेड है।
क्योंकि अगले जो सामने वाले मुकाबले पे हमारे मुल्क है वो खेल को खेल की तरह नहीं ले रहा और वो उसे एक जंग की तरह ले रहा है जो गलत है। बट माजी में जब इस किस्म का रवैया होता था तो हमारी टीम बहुत तगड़ी होती थी। हमने पूरी 99 में इंडिया में जाके वो सीरीज़ जिस तरह से हमने खेली थी और जिस तरह हमने परफॉर्म किया था, उसके बाद आप देख लें शारजा में, दुबई में जब क्रिकेट होती थी शारजा में ही होती थी उस ज़माने में, तो इस खौफ का ये हालम था इंडिया का कि वो जुम्मे के दिन मैच खेलना उन्होंने बंद कर दिया था। तो इन सब चीज़ों पे जो क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, स्टैंड ले रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन अपनी टीम को बेहतर करना है। अगर आपकी टीम बेहतर होगी, आप अच्छा खेलेंगे तो बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी लगेंगी। एज अ क्रिकेट फ़ैन, एज अ क्रिकेट एनालिस्ट अफसोस ये होता है कि हमारी क्रिकेट बहुत नीचे चली गई है। हम एक 8वें नंबर की टीम है और हम एक टॉप की टीम से खेल रहे हैं और उसमें हम जैसे एनालिस्ट बैठे हुए हैं जिनको एज अ पाकिस्तानी के तौर पे बाज़-औक़ात नज़र आ रहा होता है कि आप नहीं जीतेंगे, फिर भी क्योंकि मुल्क से मोहब्बत है तो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए कहना होता है कि नहीं जी इंडिया जीतेगा, मैं इंडिया के साथ, पाकिस्तान जीतेगा, मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। तो ये सूरत हाल परेशान कुन इसलिए ज़रूर है कि ज़रूर अपनी बाकी सब सतहों पे तो मोहसिन नकवी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी कुछ काम होना चाहिए। जी फवाद भाई, ये कहा जा रहा है कि उस्मान वाला साहब को ईमेल आ गई थी एक और वो ईमेल पे उस तरह से एक्ट नहीं कर पाए या उसे आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाए। क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसके पीछे क्या कहानी है असल में? देखिए, अगर होता है ये बात जो क्लियर है तो फिर तो मेरे ख़्याल से उन्हें नौकरी पे बरकरार नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर तो ज़रूर है ना कि अगर आपकी को ये सारी इत्तला दे दी गई थी और उस पर खामोशी इख्तियार की गई, उस पर स्टैंड नहीं लिया गया जो बहुत ज़रूरी था सही वक्त में, तो फिर तो आपने जो इतना बड़ा ये स्टेप लिया तो आपके मतलब ये तो बहुत बड़ा एक इसको किस तरह से मैं बयान करूं कि ये बहुत बड़ी एक गलती है और एक ऐसा ब्लंडर है कि जिसका आप जवाब ही नहीं दे सकते। तो सारी चीज़ें जो आप कह रही हैं ठीक है, बट मुझे लगता है कि अभी तक ऐसा हो नहीं सकता कि उस्मान वाला बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, बाकी अरसे से पीसीबी में है कि ये सब जानते बूझते उनसे ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अच्छा, इस गलती के बाद अगर की जाए गलती है तो ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कितना बैक फुट पे डालती है? तो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक मसला है ना। फिर तो सब इतना बड़ा बात सारी होगी इदारे के हवाले से कि इदारे को सब पता था और उसके बाद उन्होंने ऊपर तक ये चीज़ें कन्वे नहीं की और साथ साथ फिर हमने ये स्टैंड भी ले लिया, तो फिर तो ये गलती तो है ना। जब उन्हें बताया गया था तो ये तो फिर आपको उसी वक्त स्टेप लेना था ना। ठीक है, बाद में आपने लिया, लेकिन वो उस चीज़ में उतना दमखम नहीं रहता जो इतना ज़्यादा शोर मच रहा है। लेकिन थैंकफुली आपके तभी आप थोड़ा सा आप समझने की तरह से बैक फुट पे आए हैं, खामोशी हुई है। कल टीम प्रैक्टिस पे भी गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुलतवी हो गई थी, लेकिन ये जो आपकी चीज़ है लग रहा है इसमें लेकिन ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स पाकिस्तान्स विन फवाद भाई के एब्सोल्युटली जो कहा गया था कि भाई आप पाइक्रॉफ्ट को साइड पे करें और वो उनको करना पड़ गया एंड रिची रिचर्डसन आ गए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कल जो हमने देखा बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, क्या हो गया एशिया कप की दूसरे नंबर की टीम को सपोज टू बीट बांग्लादेश ने? देखिए, बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं। मैं जब हमारा इवेंट स्टार्ट हुआ था स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप की, तो मैंने यही बात की थी कि नंबर 2 टीम कह के आपने ज़्यादती कर दी है, उनके ऊपर वो प्रेशर ले आए हैं जिसमें वो हो सकता है कि अपने ग्रुप में टॉप भी ना कर पाएँ। तो अभी तो ये, लेकिन बट मेरा यही कहना था कि जिस तरह की क्रिकेट अब वो खेल रहे हैं, क्योंकि अब वो प्रेशर में आ गए, जो नंबर 2 का टैग आपने लगा दिया है। यहाँ से सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा, फिर उसके बाद इंडिया से बहुत ज़्यादा कहा गया। सर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका सालों से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं ना, और कोई ना कोई इवेंट जीता भी है। तो जब तक आप कोई इवेंट नहीं जीत जाते, आप कैसे दूसरी पोजीशन की बात करते हैं? तो वो होता यही है कि हम सोचे समझे बगैर ये बातें शुरू करते हैं। मुझे तो प्रॉब्लम ये है कि अभी तो नबी और राशिद संभाले हुए, जिस वक्त ये दोनों नहीं होंगे तो फिर तो हमारे से मुझे लगता है नीचे वैसे ही गिर जाएगा। और स्पिनर्स को जिस तरह खेल रहे हैं इस पूरे इवेंट में बैटर, मुझे तो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल लग रही है। स्पिनर्स को तो खेलना ही नहीं आ रहा, क्योंकि जो थ्रो डाउन करवा के हर
बैटर ने अपनी बैटिंग को नुकसान पहुंचाया है कि भाई ब्रेक विकेट भी आती है हर जगह, तो सीमेंट वाले विकेट नहीं आते कि जहां बॉल बैट पे आ रहा होता है, जहां आपको जाना भी होता है। ना सिर्फ मैं इसमें इंडिया को भी इंक्लूड करूंगा, उनके बैटर्स भी जो हैं वो भी स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल पा रहे। तो इस टूर्नामेंट में अब आप ये कह दें कि जी कोई एक टीम फेवरेट है, मुझे तो लगता है सरप्राइज़ होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन जीतेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि जो हम जिसको फेवरेट इंडिया को ले रहे हैं कब जीत पाए, आपको सरप्राइज़ मिलेगा। और एशिया कप ने माजी में भी बड़े सरप्राइज़ दिए कि फाइनल में आप कुछ टीमों को एक्सपेक्ट करते थे और वो ट्रॉफी नहीं जीत पाई। ठीक है, अब मुझे ज़रा आज के मैच के बारे में बता दें। लाइक पीपल आर सेइंग कि यूएई कैन बीट पाकिस्तान, ज्यादती है, मतलब कम से कम अब ऐसे नहीं बोलना चाहिए। देखिए थोड़ी सी ना टीम में चेंजेस करनी होगी। मैं समझता हूँ हसन नवाज की जगह आपको हुसैन तलत को खिलाना पड़ेगा और थोड़ा ऊपर के नंबर पे, फिर हारिस या फ़खर में से किसी एक को 3 नंबर पे भेजना पड़ेगा। आप एक जैसे बैटर जो हैं 4 नंबर तक नहीं खिला सकते, क्योंकि जो नज़र आ रहा है अभी तक के इवेंट में कि 170, 160, 100 अगर मैक्सिमम 170 कर लिए, सामने वाली टीम चाहे इंडिया की हो, बनाना आसान नहीं होगा। तो आपको बीच में एक ज़रूर ऐसा बैटर चाहिए जो लंबी बारी करे। इस वक्त जो आपके पास टीम है उसमें हुसैन तलत एक ऐसे बैटर हैं कि जो लंबी बारी कर सकते हैं। तो सलमान अली आगा और हुसैन तलत, इन दोनों को टीम में होना चाहिए और हसन नवाज़ को मेरे ख्याल से इस टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये चेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगेंस्ट यूएई होगी और होनी चाहिए अगर तो आप इस इवेंट में आगे जाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद भाई, आपसे हमारी बात हो रही थी। आज होने वाले मैच के हवाले से ओवरऑल से ऐसे भी बात हो रही थी। मीनवाइल सिचुएशन ये है कि तनाज़ा तो हल हो गया है, बट अब सबकी नज़रें हैं ऑन 21 कि तनाज़ा हल हो गया, नए मैच रेफरी आ गए, सारी चीज़ें हो गई, पाकिस्तान इंडिया दोबारा होंगे आमने सामने, तो क्या दोबारा से यही होगा, दोबारा से इसी तरह रूठे नज़र आएंगे, दोबारा से एक दूसरे से हाथ नहीं मिला, एक दूसरे से क्या, यहाँ पे ये कहना कि एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे गलत है, इंडिया नहीं मिला रहा, हम तो मिलाना चाह ही रहे हाथ। अच्छा फैसल, मुझे ऐसा लगता है हमारे मौक़िफ़ की तायद हो गई है, उनका पूरा मीडिया, मोस्ट ऑफ देयर मीडिया, उनके जर्नलिस्ट, उनके पॉलिटिशियंस ये बात कर रहे हैं कि भाई आप वहाँ पर मैदान के अंदर जंग खेलने नहीं गए थे, जो जंग आपने खेल ली थी वो आप हार चुके हैं। So that actually gives us a little bit of, actually not little bit, a lot of satisfaction that जो भी हम build कर रहे थे नैरेटिव कि भाई आप जब मैदान में जाते हैं तो आप खेलने जाते हैं। अब इंडिया हाथ मिलाए ना मिलाए, आई थिंक वो उन्हीं को बैकफुट पे डालता है। इट डजंट लीव पाकिस्तान इन अ बैड पैच एट ऑल, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को वही प्रोफेशनलिज्म आगे लेकर जाना चाहिए। पाकिस्तान ने अपना गेम, जो रेफरी की हरकत थी, जो उनका स्टांस था, जो उनकी बायसनेस थी, उस पर बहुत ही प्रोफेशनली अपना पॉइंट पुटअप किया है और बहुत ही प्रोफेशनली उसको एड्रेस भी करवाया है। ऐसा नहीं कि हम मैदान में गए और हमने बोला कि नहीं जी मैं तेरू सीनू मैं तो नहीं करूँगी किसी से दोस्ती, तो वो नहीं हुआ। तो आई थिंक हमारे मौक़िफ़ की यहाँ पर जीत हो गई है। अब मैटर नहीं करता कि 21 को उन्होंने हाथ मिलाना है, आप मिलाएं आप ना मिलाएं। मेरे ख्याल में ये मैटर करता है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उनके अपने लिए टूर्नामेंट में एक अच्छी टीम की हैसियत से क्या है। एब्सोल्युटली। चले अब जरा आगे बढ़ते हैं, और आप कब तक मुकाबले के मैदान में इस तरीके से करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान भारत आज फिर आमने सामने होंगे। बाय द वे नॉट आमने सामने, बिकॉज इट्स वर्ल्ड एथलेटिक्स जेवलिन चैंपियनशिप, और वहाँ पे सिचुएशन ये है कि जेवलिन थ्रो का जो मुकाबला होगा तो उसमें अर्श नदीम और नीरज चोपड़ा दोनों इन एक्शन होंगे। तो कर लें आप बाइकॉट इसका भी कर सकते हैं? एक्चुअली नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि ये जो हाथ मिलाने वाली स्ट्रैटेजी है उसको ज़रूर पुश कर सकते हैं। लेकिन जो दोस्ती नीरज चोपड़ा की और अरशद की है, जो हम देख रहे हैं इससे पहले, आई पर्सनली फील कि वो नीरज चोपड़ा के लिए उनकी अपनी अम्मी के जो इससे पहले इंटरव्यूज़ होते रहे हैं, वो जितने प्यार से अरशद को भी याद करती हैं और अपने बेटे के बराबर ही समझती हैं, नीरज चोपड़ा के बराबर समझती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के जो उन्होंने मेहनत की होती है, जो उनकी सादगी होती है, जो गेम में सिर्फ गेम के लिए फोकस करना चाहते हैं, जो नफरतें नहीं फैलाना चाहते हैं, उन लोगों के मोराल को अभी आप नीचे लेकर आते हैं, उन लोगों की नेचर के अगेंस्ट जाने के लिए उनको फोर्स करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में आप अपने खिलाड़ी के साथ भी बहुत गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। ये जो कल साथिया भारतीय मीडिया पे बात होती रही ना, वो अब बैक फुट पे आ रहे हैं बुरी तरीके से। क्यों? क्योंकि उनके अपने लोग कह रहे हैं कि ये आप क्या हमें मंजन और चूरन बेच रहे हैं देशभक्ति का, पेट्रियोटिज्म का, हुब्बुल वतनी का। और भाई आपने नहीं खेलना था, आप नहीं खेलते, लेकिन आपने खेला, उसके बाद आपने हाथ मिलाया, और हाथ मिलाने के बाद जब हमने क्रिटिसाइज किया तो अब आप ये चूरन लेकर आ गए कि ओहो देखो हमने हाथ नहीं मिलाया एंड ऑल। ये मंजन एक तरफ रखिए। वेल, हम इस पे मजीद भी आगे चल के बात करेंगे, अभी शो में ले रहे हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस।
एक बार फिर खुशामदीद। अब जरा बात कर लेते हैं मौसम और सैलाब की सूरत हाल पे। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें सैलाब के नुकसानात का मुकम्मल तखमीना लगने के बाद बहाली के कामों की हिकमत अमली बनाए जाने की बात की गई ताकि आवाम को कम वक्त में भरपूर रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल, जनूबी पंजाब और सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ इस वक्त जारी हैं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे के 5 मकामात से वो मुतासर हो गई है। एंड अदरवाइज़ भी मोटरवे मुल्तान से लेकर अगर हम झांगड़ा इंटरचेंज की बात करते हैं तो ट्रैफिक के लिए इसको बंद कर दिया गया है। लोगों को मुश्किलात का सामना ऑब्वियसली करना पड़ रहा है क्योंकि पानी का बहाव बहुत ही तेज़ है। अच्छा, जब आपने बात की है तो सदर्न पंजाब की बहावलपुर बाईपास के करीब है बस्ती शरीफाबाद। सैलाबी पानी की ये नज़र हो गई है, सालों की जमा पूंजी है, देखते ही देखते दरिया की बेरहम मौजों के साथ डूब गई है। दीवारें घरों की मुनहदिम हो गई हैं, जानवर बह गए हैं। हमारे नुमाइंदे बहावलपुर से चौधरी मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। मुर्तज़ा, ज़रा बताइए कि कितनी ख़राब सूरत हाल है वहाँ पे? आज भी तबाहकारियाँ जो हैं वो जारी हैं। इस टाइम बहावलपुर सिटी एरिया का इलाका है, शरीफाबाद वहाँ पर मौजूद हैं। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो रोड जो है वो बह चुका है, पानी घरों के अंदर दाखिल हो चुका है, लोगों का सामान जानवर जो हैं वो पानी में बह चुके हैं। अहले इलाका यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। अजी बताइएगा कितना नुकसान हुआ है? मेरी भैंस पानी च लुढ़ गई। मैं नाम मिराज अहमद बलोच, दिलबर पहलवान मेरा बेटा है। मैं जो कल्ला तोड़े ते पानी पाई गया आन तार बंदे हैं वाला अस पिछू नहीं बन सके। घर का कितना नुकसान हुआ है? घर का मेरा कोई नुकसान नहीं होया, पानी अंदर वजह मेरा घर का कोई नुकसान नहीं होया। आज बिल्कुल जानवर जो है वो बह चुके हैं पानी के अंदर। अहले इलाका है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा क्या नुकसान हुआ है आपको? हमारी सर एक दीवार गिर गई है और एक कमरा भी गिर गया है, तो अंदर सारा वॉशरूम वगैरह सारा खत्म हो गया है। तो बस हुकूमत के जानिब से कोई इमदादी सूरत हाल से हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे। और सिचुएशन पाकपतन में क्या है ये भी ज़रा अपने व्यूअर्स को बता देते हैं। दरियाई सतलुज में ऊंचे दर्जे से दरमियाने दर्जे के सैलाब इस वक्त मुंतकिल हो रहा है और तबाही के मनाजिर लोगों के खेतों में, लोगों की रिहाइश गाहों पर नज़र आ रहे हैं। और लोग मजबूरन जो है यहाँ से नकल मकानी पर भी मजबूर हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे तारिक हमारे साथ मौजूद है। तारिक हुसैन भट्टी, बताइएगा क्या सिचुएशन वहाँ पर आपको नज़र आ रही है? अजी बिल्कुल, पाक पतन में सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त दरियाए सतलुज में जो सैलाब है वो ऊंचे दर्जे से दरमियाने दर्जे की तरफ सैलाब जो है वो जा रहा है। पानी का जो बहाव है वो मुसलसल कम हो रहा है। लोगों की जो ज़मीनें हैं वो इस वक्त नज़र आना शुरू हो गई हैं। पानी लोगों के घरों से निकल कर दोबारा जो पानी वो है दरिया की तरफ जा रहा है। तो इस जो सैलाब ने पाक पतन में अब तक तकरीबन 70,000 एकड़ से ज़ायद का ज़रई रकबा जो है वो मुतासर किया है। तकरीबन जो 1 लाख से ज़ायद रिहायशी आबादियाँ हैं पानी उनमें दाखिल हो गया जो बुरी तरह पानी से मुतासर हुई हैं। और इसके साथ साथ तकरीबन 1,13,000 जानवर और 1.5 लाख से ज़ायद जो पाकपतन में अफराद हैं उनको रेस्क्यू 11 बाई ने रेस्क्यू करके महफूज मुकामत पर मुंतकिल किया है। तो अब लोग जो हैं वो अपने वापस घरों में जो रिलीफ कैंपों से जा रहे हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से उनको राशन, खुश्क राशन और दीगर ज़रूरियाती अशिया जो हैं वो उनको फ़राहम की जा रही हैं। और लोग अपने घरों में आबाद होने के लिए जा तो रहे हैं लेकिन उनकी मुश्किलात जो हैं वो अभी कम नहीं हुई क्योंकि पानी जब उनके घरों में दाखिल हुआ तो उनके घर जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों से जब पानी वापस दरिया की तरफ जा रहा है तो लोगों के घर जो हैं वो बुरी तरह से मुतासर हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया, डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आई थिंक अब जरा सिंध की सूरत हाल भी फिगर आउट कर लेते हैं। गुड्डू बैराज का है मकाम और यहाँ पे ऊंचे दर्जे का है सैलाब बरकरार। हंगामी हालात से निपटने की पेशगी इंतजाम तो खैर किए गए हैं। अब इसमें सेहत आमा हो, लाइफ स्टॉक समेत खेमों का भी बंदोबस्त है, लेकिन कुछ जो है इस वक्त सूरत हाल बुरी भी है कहीं कहीं। कहाँ पे है? हमारे नुमाइंदे बरकत बलोच हमारे साथ मौजूद है। बरकत, ज़रा बताएं ओवरऑल क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, दरियाए सिंध के मकाम पर, गुड्डू बैराज के मकाम पर दरियाए सिंध में तोगयानी है और सैलाबी सूरत हाल जो है मज़ीद कच्चे के लग रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ असद शाह दमदमा के मकाम पर। ये इलाका वो है जहाँ पर कम से ताकि अगर पानी हो तो पानी यहाँ पर नहीं पहुँचता, लेकिन इस वक्त गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे के बाद सैलाब के बाद यहाँ पर पानी पहुँच चुका है। इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट कर दिया गया, लेकिन कच्चा मकीन जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल नहीं हो रहे और वो बाज़िद हैं अंदर रहने के लिए।
सर क्या वजूहत हैं कि लोग बाहर नहीं आ रहे? आपकी तरफ से ऐलानात किए जा रहे हैं, पाक नेवी की जानिब से सहूलियात भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि ये ओबावड़ो के इलाके में जितने भी लोग बैठे हैं इनके आपस में तकरारी कौमी झगड़े चल रहे हैं। एक तो मेन जो वजह है वो ये है ना निकलने की। दूसरी वजह ये है कि हमने वक्तन फ़वक्तन हंगामी तौर पे तमाम तर लोगों से हमने रब्ता किया है और उनको ऐलान करके ये भी बताया है कि पानी की सूरत दिन ब दिन बढ़ रही है, लिहाजा आप जल्द से जल्द महफूज मुकामात पर निकल आएँ। हम आपकी हर तरह की सहूलत देने के लिए, आपको हर तरह की मदद करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वहाँ के लोग बाहर आने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये पॉइंट ऐसा शाहजका दमदमा सबसे पहले जहाँ पर पानी जो है वो सैलाब का यहाँ पर पहुँचता है और आपने देखा होगा कि यहाँ 1 से 1.5 फुट तक पानी अभी तक यहाँ पहुँचा है, जो कि ज़मीनों तक पानी गया हुआ है, निचली जगहों पे घरों तक अभी भी किसी के लोगों के घरों में पानी नहीं गया। जी इस वक्त पानी की आमद का सिलसिला शुरू है। अगर पानी का फ़्लो बढ़ जाता है तो इनके तमाम इलाकों के ज़मीनी राब्ते जो है मुनक़ता हो जाएंगे। 70 से ज़ायद देहात बताए जा रहे हैं, 74,000 से ज़ायद जो इंसानी आबादी यहाँ पर आबाद है। ताहम कम वक्त में इनको महफूज मकामात पर बहुत शुक्रिया, हमें घोटकी की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। नज़ाकत शाह की जानिब जाते हैं, हमारे नुमाइंदे हमें ठट्टा की सूरत हाल से आगाह करेंगे। नज़ाकत बताइएगा, उधर जो कच्चे के इलाके हैं कितने मुतासिर हुए हैं और कौन से कच्चे के इलाके मुतासिर हुए? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दराए सिंध की जो आखिरी पुल है, गुल दरा खान पुल ठट्टा सुजावल के मकाम पर। इस वक्त दराए 3 लाख क्यूसेक से जायद जो सैलाबी पानी यहाँ से गुजर रहा है, जिसके बाद कई इलाके ज़ेर आब आ गई। अगर मेरा कैमरा मैन इस तरफ आपको दिखाएं कि ये दराए सिंध का जो पानी आप देख रहे हैं, इस वक्त दराए सिंध जो है ना वो मौजू में कि जो लहरें हैं जिनकी भी सतह बुलंद आ गई है। और दराए सिंध में सैलाबी पानी दाखिल होने से जो दराए सिंध की जो सतह है वो भी बुलंद हो गई, जिसके बाद कई इलाके ज़ेर आब आ गई। और वहाँ के जो मकीन थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करके मुख्तलिफ जो खुश्क एरिया है दराए सिंध के जो किनारों पर जो हिफाजती पुश्ते वहाँ पर बना लिए। इस वक्त दराए सिंध से जो सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है, ये सैलाबी रेला रवां दवा होकर जो समंदर में मुर्दोगा। इस वक्त दराए सिंध में जो सैलाबी रेला गुजरने से जो कई इलाके हैं वो भी जरा आ गए, जो फसलें थी वो भी मलिया में तो हो गई है। और लोग इस वक्त अपनी मदद आपके तहत डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे, तो अब ऑब्वियसली सारी की सारी तवज्जो अब इस तरफ आ गई कि सिंध में क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है। बट फैसल, वन थिंग जो अभी भी मुझे परेशान कर रही है वो ये कि क्या अपर एरियाज में बारिश होगी और अगर वो बारिश होती है तो फिर उसका नीचे क्या फ्लो रहेगा, या तो फोकास्ट है। एंड देन अगैन सिंध में बलूचिस्तान में भी कह रहे हैं। सो एक्चुअल में क्या होने जा रहा है? शुड वी बी स्केयर्ड और नॉट? बात कर लेते हैं डायरेक्टर मैट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जाहिर अहमद बाबर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हमें परेशानी इस बात की हो रही है कि अगर मज़ीद बारिशें होती हैं तो कौन से इलाके होंगे जो मुतासर होंगे और उसका अफेक्ट क्या होगा। लेकिन जैसे अपर एरिया से बारिश होगी, क्या वो रियली अफेक्ट करेगा और फिर नीचे क्या सूरत हाल दरियाओं की बनेगी? देखिए, अभी तो फिलहाल अगले 2 रोज़ के दौरान सिर्फ मुल्क के जो बालाई हिस्से हैं उसमें लाइट टू मॉडरेट रेन के चांसेस हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क ही रहेगा। कोई सच कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन 19 तक जो है वो आइसोलेटेड रेन्स हैं, जिसमें कश्मीर के कुछ हिस्से हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाके हैं और पंजाब के जो है इलाके हैं उनके अंदर जो है वो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल्स एक्सपेक्टेड है। एज सच कैचमेंट एरियाज में कोई इतनी सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स नहीं है, जिसकी वजह से फ्लोज में बढ़ने के कोई एज सच बड़ा अंदेशा जो है उसमें मौजूद नहीं है। जो फ्लोज हैं उसी तरह रहेंगे। जो ज़्यादा एरिया ऑफ कंसर्न है वो उन लोगों के लिए है जो कि डिस्प्लेस्ड हैं और बाहर हैं। अगर वो थोड़ी सी भी बारिश होती है तो उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ज़हमत का बायस बन सकता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मॉनसून जो है वो रिट्रीव कर रहा है अब, और जो उसकी इंटेंसिटी है उसमें भी कमी आ रही है। तो आइंदा डॉक्टर साहब ग्लेशियल इफेक्ट जरा मेरे साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज ऑब्वियसली जिस टेम्परेचर पर बारिश हो रही होती है, जो ग्लेशियर्स का टेम्परेचर होता है वो फ़र्क होता है। बारिश भी उसको मेल्ट कर रही होती है, वो पानी भी दरियाओं में आ रहा होता है। सो क्या वो मैं एक्सपेक्ट करूं कि वो किसी खतरे का बाइस बन सकता है? देखें, वो जो ग्लेशियल लेक आउटगस्ट फ्लड्स की बात कर रही हैं अगर आप, तो ग्लोफ की, तो वो तो लोकल एरिया में जहाँ पे भी अलर्ट्स वगैरह भी इशू हुए हुए, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ के बढ़े हुए हैं और ऊपर से अगर कोई स्लाइट रेनफॉल भी हो जाती है तो अनस्टेबल हो जाती है वो सारी चीज़ें, और वो ग्लोफ के इवेंट के चांसेस हो जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में या जो एरियाज जो कि प्रोन है ग्लोफ के लिए। लेकिन एज सच उनका जो बड़े रिवर्स हैं उनके फ्लोज के अंदर
कोई इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता डाउन स्ट्रीम के ऊपर। लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है ग्लोफ का, जो एरियाज या जो लोकेलिटीज या जो लोग उनके इर्द गिर्द रह रहे होते हैं जहाँ पे ग्लोफ वल्नरेबल एरियाज हैं, उनके ऊपर तो डायरेक्ट इफेक्ट आता है और वो शदीद इफेक्ट होता है। लेकिन ऐसा जो रिवर फ्लोज हैं और जो बड़े रिवर फ्लोज हैं या उनके डाउन स्ट्रीम में बात करें, जिसमें पंजाब के इलाके हैं या सिंध के इलाके हैं, उनमें अगर कोई ग्लोफ का इवेंट होता है तो उसके फ्लोज की में उसमें कोई ऐसा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता। अच्छा डॉक्टर साहब, वन थिंग दैट एक लेमैन ये जानना चाह रहा है, राइट फ्रॉम कराची टू खैबर, वो ये कि मानसून हमारे लिए रहमत है लेकिन जिस तरह हम जहमत बना देते हैं, सो आर वी डन विद मानसून दिस ईयर या फिर कोई एक आधा स्पेल मजीद रहता है? जैसे वी वर लाइक सिटिंग इन कराची और कल हम सोच रहे थे कि जी नाउ इट्स ओवर, लेकिन कल हल्की फुल्की यहाँ भी हो गई। तो ऐसा जैसे कि मैंने कहा कि 2 रोज तो ऐसा स्लाइट रेनफॉल के चांसेस हैं हमारे। अब कुछ सेंट्रल पार्ट्स में, अपर पार्ट्स में कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं है। उसके बाद फिर जो है वो ड्राई पीरियड एक स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम देखें ट्रेडिशनली या क्लाइमेटोलॉजिकली तो मिड सितंबर के बाद शुरू हो जाता है, जिस तरह अब शुरू हो गया है। कोई स्लाइट रेनफॉल अगले 2 रोज के दौरान है और उसके बाद फिर अक्टूबर जो है वो हमारे और नवंबर जो है वो ड्राइस्ट मंथ्स होते हैं। कोई ज़्यादा बारिशें जो हैं वो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। फिर मिड दिसंबर के बाद फिर विंटर जो है वो सेट इन करता है और फिर वेदर जो है वो फिर चेंज कर जाता है। राइट डॉक्टर साहब, आपको पता है कि बच्चों की छुट्टियां जून जुलाई में होती हैं, चाहे वो कैम्ब्रिज वाले बच्चे हों या मैट्रिकुलेशन वाले बच्चे हों। कुछ का साल ही अगस्त से स्टार्ट होता है, कुछ का साल अप्रैल में ख़त्म होकर हम देखते हैं कि जी जून जुलाई में हम सालों साल से एक्सपेक्ट करें कि गर्मी ज़्यादा होगी, वेरेज अब ऐसा नहीं हो रहा। जून जुलाई का टेम्परेचर बहुत नीचे आ जाता है। ज़रा मुझे समझाइएगा कि अगले मे बी 1 ईयर के लिए अगर हम कोई प्रेडिक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ये क्या वेदर रहेगा? क्या हम इसी तरह से अपर एरियाज़ में बारिशें करेंगे ताकि वहाँ टूरिज़्म को देखा जा सके कि हमने क्या करना है? फिर पंजाब की तरफ लोग बहुत जाते हैं, इवन मतलब लोग अपने आबाई इलाकों में जाते हैं और ऑब्वियसली बारिशें मसला बनती है फॉर लॉट ऑफ पीपल हु आर ट्रैवलिंग अराउंड। देखें, ये जो आप जिक्र किया है वो सारी चीज़ें जो है वो क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेटेड हैं। ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज जिसको हम कहते थे कि होने वाली ये है या हो जाएगी, वो लेकिन अब हम जो है उस क्लाइमेट चेंज के एरा से गुजर रहे हैं और जितनी चीज़ें ड्रास्टिकली क्लाइमेट के हवाले से और वेदर के हवाले से चेंज हो रही हैं तो हम उसके विटनेस हैं। इन चेंजेस को देखने के लिए हमें एक चीज़ जो है जो साइंटिस्ट या सोशल साइंटिस्ट कहते हैं वो अडेप्टेशन है, कि हमें जो है वो अडेप्ट करना पड़ेगा, चीज़ों को अपने आप को ढालना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, चाहे वो मॉनसून से पहले हीट वेव्स की सूरत में हो, वो इंटेंसिफाइड हो गए हैं। एरियाज जो उनकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो रहा है, जो एरियाज जिनके हीट वेव्स के अंदर आते थे उन एरियाज में इजाफा हो रहा है। अगर हम मॉनसून की रेनफॉल्स की बात करें तो मॉनसून की इंटेंसिटी, सेवेरिटी में भी इजाफा हो रहा है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें भी इजाफा हो रहा है। फिर पोस्ट मॉनसून में अगर आए तो फिर हमारे पास स्मॉग का सीजन आ जाता है। स्मॉग की इंटेंसिटी हम पिछले चंद सालों से देख रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास प्लेन एरियाज में फॉग की सूरत में हैजर्ड आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनके लिए हमें कोप करने की ज़रूरत है। एक नॉट सा लॉन्ग टर्म मिटिगेशन की ज़रूरत है, बल्कि इसके साथ साथ अडेप्टेशन की भी ज़रूरत है। चाहे वो आम जिंदगी की चीज़ें हों या किसानों की ज़रूरत हो या जो भी हो रिलेटेड हो वेदर क्लाइमेट से, तो उन चीज़ों को हमें अपनी फार्मिंग की, अपनी इरिगेशन की, छुट्टियों की, अपनी स्कूलिंग की, ट्रैवलिंग की, ये सारी चीज़ों को अडाप्ट भी करना होगा, इन्हें चेंज भी करना होगा और इस बारे में थोड़ा सा थॉट थ्रू भी लेकर आना होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम। वेरी गुड टू हैव यू ऑन द शो। एब्सोल्युटली। चलें अब एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। प्रोग्राम में आपको कहते हैं एक बार फिर से खुशामदीद। जब हम सैलाब से जूझ रहे थे, जब हम सैलाब की बात अपने अपर एरियाज़ में बारिशों का जिक्र कर रहे थे और पंजाब की तरफ अभी सैलाब नहीं बढ़ा था, मेयर फैसल ओवर एंड ओवर इस बात पर जोर दे रहे थे कि जब भी सैलाब आता है तो उससे आपकी मईशत को कितना ज़्यादा नुकसान होता है। एंड ऑब्वियसली ये हर दफ़ा हम बाद में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी एक ऐसी इकॉनमी है जो कि अभी स्टेबल हुई है, तो हम वहाँ जाना नहीं चाहते जहाँ पर हमें दोबारा से स्ट्रगल करना पड़े। लेकिन स्टेट बैंक ने अब ये खदशा जाहिर किया है कि सैलाब के बाइस मुल्क की जो इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार है वो सुस्त हो सकती है। अफरात ज़र है या फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसमें भी इजाफा हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम जो आपकी माशी सरगर्मियाँ हैं उसकी पेशगोई में भी 1.1% कमी
एक्सपेक्ट की जा रही है फॉर द ईयर 25-26। और जो ग्रोथ रेट है उसको 3.25% तक कम कर दिया गया। इससे कबल मरकज़ी बैंक ने जुलाई में माली साल 2026 के लिए तरक्की की शरह 3.25% से 4.25% के दरमियान रहने का तखमीना लगाया था। तो अब इस पर बात कर लेते हैं। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज़ मगू साहब हमारे साथ मौजूद है। साकिब साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सो साकिब साहब, हमने इदारों ने, तमाम लोगों ने बड़ी मुश्किल से मईशत की जो डूबती नैया थी उसको कोशिश की कि उसको बीच मंझधार से निकालें, ज़रा पार लगाएं, लेकिन पार लगाते लगाते अब सैलाब आ गया। व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग एज पार आवर इकोनॉमी इज सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग हमेशा मिस करते हैं बजट के अंदर, कि किसी भी डिजास्टर को जो है हम लोग उसको मैनेज ही, मतलब उसके लिए कोई फंड ही नहीं होता। और हर साल ही पाकिस्तान में कोई ना कोई डिजास्टर आता है और उसके लिए कोई भी फंड हम लोग नहीं करते। और फिर अगर कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है तो सारा बजट भी आउट हो जाता है, सारे जो रेवेन्यू टारगेट होते हैं वो भी आउट हो जाते हैं, और फिर हम लोग कोई ना कोई नया टैक्स, और फिर हम लोग उन्हीं टैक्स पेयर को मजीद स्क्वीज कर दिया जाता है कि जी इनसे ज़्यादा और टैक्स लें। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि इस फ्लड की वजह से हमारी बहुत सारी जो फसलें हैं वो बह गई। एग्रीकल्चर की जो हमारी कुछ एक्सपोर्ट जो और एक्सपेक्टेशन थी, हमारा कॉटन थी हमारी, उसकी फसलें ख़राब हो गई। ऑल ओवर जो तमाम चीज़ें हैं वो इस मरतबा तो शहरों के अंदर पानी आ गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर पानी आ गया। हम तो ये कह रहे थे कि जी अमेरिका भारत से नहीं चाहता है, उनका टैरिफ बढ़ाया है, पाकिस्तान को इस विंडो को यूटिलाइज़ करना है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हम वहाँ पर टेक्सटाइल में बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड देन हमारी कपास, हमारा कॉटन अफेक्ट हो जाता है। आप जो बात कर रहे हैं कि जी हर साल कोई ना कोई डिज़ास्टर आता है, छोटा या बड़ा, आई मीन इस दफ़ा हमने उसको बेहतर मैनेज कर लिया है एज़ फार एज़ 2022 का सैलाब इज़ कंसर्न, लेकिन हर दफ़ा हमारा फ़ंड नहीं होता। लेट्स से हमारे साइज़ की इकॉनमी को या हमारे साइज़ की पॉपुलेशन वाले मुल्क को कितना बजट रखना चाहिए नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए? देखिए, उसके लिए एक मखसूस हमें एक बजट होना चाहिए, और हमें पहले से हमारी जितना भी हम अपना रेवेन्यू का टारगेट हम पहले ही हम ज़्यादा रख रहे होते हैं। हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि जो भी एक्सपेक्टेशन है, असल मसला ये नहीं है कि कितना बजट रखना चाहिए, कितना टारगेट होना चाहिए रेवेन्यू का, इलेक्शन का। असल मसला ये है कि उस टारगेट को पूरा करने के लिए पॉलिसीज़ हमारी क्या हैं। अब अभी ये मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है, पिछला जो जून में भी उतना ही 11% ही रह गया, जुलाई में भी वही किया गया, अगस्त के अंदर भी वही। इन्फ्लेशन रेट जो है वो वाज़े तौर पे कम हुआ है, अभी 3% पर है। और अभी मैं वो उधर था, बांग्लादेश में था, तो मैंने उधर ये देखा कि वहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4 to 5% है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो 7 to 8% है। अब बांग्लादेश हमारा मेन कॉम्पिटिटर है। अभी आपने बात की US टैरिफ की, उसके अंदर भी उसको जो है वो 20% है, उसका टैरिफ हमारा 19% है। उधर जो लेबर कॉस्ट जो है वो इधर से बहुत कम है। सही। तो अब मुझे ये बताएं कि साकिब साहब, जो लॉस हो गया है इसको पूरा कहाँ से करने जा रही है गवर्नमेंट? क्या क्या चीज़ें बढ़ाने जा रही है ताकि लोगों को समझ आ जाए कि भाई हमारे ऊपर इतना बोझ पड़ना है? या फिर मैं ये कहूँ कि ये जो है वो हमारी जेब से ही होगा? ऑब्वियसली। देखिए, बात यही तो हम लोग कहते हैं ना कि हमारी जेब से। आप ब्रॉडलिंग ऑफ टैक्स करें, मजीद उसको और आगे बढ़ाएं, लोगों से लें, उन्हीं को वो स्क्वीज करना है, यही हमारी समझ आ रही है। हम लोग भी यही परेशान हैं कि अब कोई ना कोई नया टैक्स आ जाना है और वो हमारी जेब से ही जाना है, और वो आम आवाम की जेब से ही जाना है, जो कुछ भी होना है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ये जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है साकिब साहब, वहाँ पर रिलीफ देने का कहा है। ऑब्वियसली उन लोगों को जो कि अपने घरों से ही बाहर हैं, उनकी बिजली माफ़ हो जाएगी, बट देन हाउ डू वी मैनेज? हमारी बिजली ऑलरेडी महंगी है, हमारा बिजली का जो पहले से कर्जा है वो बहुत बढ़ गया है। हमने बिजली अभी कम करने के वादे किए थे, हम इन्फ्लेशन को नीचे लाने की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे 4 समथिंग पर हम इसको रखेंगे। अब वे वी स्टैंडिंग? बिजली क्या मतलब ओवरऑल महंगी होगी अगर आप उनकी माफ़ी कर देंगे 3-4 महीने की? हु इज़ गोइंग टू पे दैट?
अल्टीमेटली यहाँ की आवाम ने पे करना है, और यहाँ की आवाम ने इसलिए पे करना है कि कोई पॉलिसी नहीं है। जो भी डिजास्टर अभी तक, मैं कहता हूँ ये डिजास्टर इतना बड़ा आया क्यों, इसको जो है 60-70% ये कम हो सकता था अगर हम लोग डैम बना देते, अगर हमारे पास स्टोरेज होता तो ये इतनी चीजें होती नहीं। लेकिन हम हर साल जो है सैलाब भी भुगतते हैं, हर साल कोई ना कोई आफत भुगतते हैं, लेकिन उसके लिए कोई मैनेजमेंट नहीं करते कोई। ये पहली मर्तबा तो हुआ नहीं हमारे साथ। तो असल बात यही है कि उसके लिए अब हमने क्या करना है। हम तो बस वो कहते हैं कि ये नुकसान हुआ, उसको ठीक करने बैठ जाते हैं, उसकी जो भी नुकसान होता है बस फायर फाइटिंग करते रहते हैं हम लोग। हम सेफ्टी मेजर नहीं लेते। हम लोग को चाहिए कि आग लगने से पहले उसके ये मेजर लें कि वो आग ही ना लगे। जब आग लग जाती है फिर वो उसके बाद जो है हम लोग फायर फाइटिंग में ही हमारा जो है पूरी हमारी जो वो एनर्जी होती है वो सर्फ हो रही होती है हमारी गवर्नमेंट की। तो इसमें ये देखने की जरूरत है। बहरहाल जो आपने कहा सवाल है कि कहाँ से पूरा करेंगे, अब वही एक्सपेक्टेशन है हमें, कोई ना कोई एक नया टैक्स आ जाएगा, कोई फ्लड रिलीफ के नाम का आ जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली बोझ जो पड़ेगा वो तो आवाम के ऊपर आएगा। इसमें ना एक चीज ये है कि हम जो है इतने रिग्रेसिव हैं टैक्सेशन में। थैंक यू सो मच साकिब साहब, आपको दोबारा सहमत देंगे। लेकिन हम टैक्सेशन में इतने रिग्रेसिव हैं कि अगर कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें इस तरह की हालात हो जाते हैं हमारे कि हमें सैलाब से जूझना है, ये करना है, तो हमारे पास कोई मुतबादिल प्लान नहीं होता। साकिब साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हम आपको सहमत देंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि जी हम इसको ओवरकम कैसे करें। इज़ देयर एनी प्रोडक्टिविटी प्लान? मेरे पास अगर पानी ज़्यादा है तो मैं बिजली बना लूँ उससे, नहीं हो सकता ना। मेरे पास अगर सूरज ज़्यादा है तो मैं उससे बिजली बना लूँ, नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि उसको और हम अपने लोगों के लिए मजीद मुश्किल कर रहे हैं कि नहीं सोलर से बिजली कैसे लोगे तुम, आओ उस पर भी लगाएं टैक्स। एक्चुअली यस, हम इतना, हमारे पास इतना ज़्यादा सनलाइट है, हम अभी तक हम वहाँ नहीं आ पाए हैं जहाँ पर हम ये तैयारी कर पाए कि हमने खुद सोलर कैसे पैनल्स बनाने हैं। हम अभी तक उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ड्यूटी वगैरह के चक्कर में पड़े हुए हैं। एनीवेज, यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। सी आफ्टर दिस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। अब ज़रा बैनुल अक़वामी मंजरनामे की बात कर लें तो दुनिया भर में जहाँ इसराइल ने मशरिक़ वुस्ता के अमन को ख़तरे में डाला हुआ है, वहीं कतर पर होने वाले फ़िज़ाई हमले के बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा नज़र आ रही है। बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब सरबराहान इजलास के बाद अमीर कतर और ईरानी सदर से अलहदा मुलाकात भी की है, जिसमें कतर के साथ यकजहती का इजहार भी किया गया है और उनके साथ हिमायत भी की गई है। एट द सेम टाइम शहबाज शरीफ 3 मुल्की दौरे का आगाज़ करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचेंगे और उसके बाद उन्हें लंदन जाना है। वहाँ से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए वो फिर अमरीका पहुँच जाएंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी बिजी वीक फॉर हिम। हमारे साथ मौजूद है अहमद हसन अलरबी साहब, आप माहिर बैन अक़वामी अमूर हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, इट इज़ वेरी वंडरफुल टू हैव यू वन मोर टाइम ऑन द शो। इस वक्त जो सिचुएशन बढ़ रही है, पाकिस्तान अगैन एंड अगैन अपना रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान हैज़ प्रूव्ड कि भाई आप किसी भी मुल्क को मात दे सकते हैं, वो आपसे चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, फाइनेंशियली आपसे कितना ज़्यादा स्टेबल हो। अभी भी हम खड़े हैं गल्फ़ के साथ एंड वी रेज्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक वेरी वैलिड कि भाई आपकी अपनी एक नेटो की तर्ज का इत्तेहाद होना चाहिए, जहाँ पर आप अपने आप को डिफेंड कर सकें और कोई सोचे आपकी तरफ मैली आंख से देखने से पहले। जी बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त जो दुनिया के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, आपने देखा कि अभी पिछले 100 साल 150 साल से उसमें जो यूरोप के हालात चेंज हुए, उससे पहले यूरोप आपस में यूरोपियन कंट्रीज़ लड़ते रहते थे, फिर हालात ऐसे डेवलप हो गए, इन्वायरमेंट ऐसा हो गया कि यूरोप को जो है वो यूरोपियन यूनियन बनना पड़ा। और फिर उसके बाद अभी पिछले 5 से 6 साल से यूरोप के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं। रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद अमेरिका का जो एज अ सुपर पावर अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड था, अब दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। उन हालात के अंदर अब सिचुएशन मुस्लिम वर्ल्ड में भी चेंज हो रही है और अब मुस्लिम वर्ल्ड के लिए वो हालात बन रहे हैं जो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड के दौरान यूरोप के लिए बने, जिसके बाद यूरोप इकट्ठा हुआ।
तो इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी जो तब्दीलियां आ रही हैं वो फोर्स कर रही हैं मुस्लिम कंट्रीज को कि वो आपस में यूनाइट करें अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी, और किसी सूरत में, किसी फॉर्म में, किसी शेप के अंदर एक ऐसा अलायंस क्रिएट करें कि जो दुश्मन को डिटर कर सके। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इसराइल की जो जारियत है मिडल ईस्ट के अंदर, कभी वो कतर के ऊपर अटैक कर रहा है, कभी वो ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, कभी वो लीबिया पे कर रहा है, कभी वो सीरिया पे कर रहा है। मिडल ईस्ट के अंदर कोई मुस्लिम कंट्री ऐसा नहीं है जहाँ पे इसराइल के इंटेलिजेंस बेस्ड जो उनकी दहशतगर्दी है वो नहीं हो रही। सो इस सारी सिचुएशन में मुसलमानों के पास इस वक्त इट सीम्स देयर इज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, विच इज कि या तो इकट्ठे होके इसका मुकाबला कर लें या अकेले अकेले इसका नुकसान उठाते रहें। तो अब सिचुएशन और चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। एब्सोल्युटली। अहमद साहब, जिस तरह आपने बात की यूनिटी अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी, नाउ द सिचुएशन इज कि ये कॉमन एनिमी आज से नहीं, अब इट हैज़ बीन डेकेड्स। यस। अच्छा, हमने कुछ कुछ ग्लिम्सेस देखे लाहौर में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, पूरी मुस्लिम उम्मत के सरबराह मुत्तहिद, और उसके बाद ये हुआ कि वन बाय वन एवरीवन वाज रिमूव्ड बाय हुक और बाय क्रुक। देन यू नो फास्ट फॉरवर्ड इट, और अब फिर उसके बाद आपस में ही लड़ना शुरू हो गए, इराक ईरान जंग हो गई, एंड यमन एंड कुवैत एंड हूथीज एंड एवरीथिंग, राइट। फास्ट फॉरवर्ड इट, फिर एक चीज़ आती है 56 इस्लामी ममालिक की इस्लामी फ़ौज, लेकिन उसका क्या हुआ वी डोंट नो अबाउट इट। मे बी इट्स वर्किंग इन इनकॉग्निटो मोड, व्हाटएवर द केस मे बी। देन फास्ट फॉरवर्ड, और फिर आती है गज़ा की सिचुएशन, और गज़ा की सिचुएशन को अब 2 साल हो जाएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम उम्मा ने कोशिश की यूनाइट होने की, लेकिन अपने अपने ब्लॉक्स के मफादात को देखते हुए दे पार्टेड अवे। डू यू थिंक इस बार दे हैव द स्ट्रॉन्ग इनफ रीजन टू गेट यूनाइटेड, और इस बार भी बस नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात होगी और उसके बाद खत्म, टाटा बाय बाय? जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया सारी सिचुएशन को, इस अलायंस जो मुसलमानों का बन सकता है, इसकी हिस्ट्री को, इसकी पॉसिबिलिटी को। लेकिन देखिए, सिचुएशन जो है वो कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में कहते हैं यू हैव टू रिस्पेक्ट योर एनवायरनमेंट। आपके जो हालात होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत पावरफुल ड्राइविंग फोर्स होती है आपसे चीज़ें करवाने के लिए। मुस्लिम वर्ल्ड की इस वक्त सबसे बड़ी 2 एनिमीज़ हैं, एक हमारे ईस्टर्न फ्लैंक पे है, एक हमारे वेस्टर्न फ्लैंक पे है। एक का नाम इंडिया है, एक का नाम इसराइल है। इस सिचुएशन के अंदर आप अगर इंडिया को और इसराइल दोनों को देखें तो पिछले 1 से 2 साल से अभी पिछले 70 साल में पाकिस्तान के इंडिया के रिलेशंस जो थे वो डिफरेंट थे। ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा जो इन्होंने किया, उसके बाद रिलेशनशिप डायमेट्रिकली डिफरेंट हो गए। पहली दफ़ा 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज एक कन्वेंशनल वॉर उन्होंने लड़ी, दुनिया की तारीख में ऐसा पहले नहीं हुआ। और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया जो अपने मिस एडवेंचर्स और मिसचीफ्स कर रहा है वो बाज नहीं आएगा, वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर, पानी के ऊपर कब्जा करके पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। सो इंडिया भी इस वक्त अपनी फाइनल स्टेज पे एंटर कर चुका है। नरेंद्र, जो इंडिया के इंटरनल हालात हैं, या उनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो पाकिस्तान पे हमले करते रहो या फिर इंडिया अंदर से इंतशार का शिकार होकर टूट जाएगा। दूसरी तरफ आपका दुश्मन मुस्लिम वर्ल्ड का जो मिडल ईस्ट के अंदर है वो इसराइल है। इसराइल के अंदर एक बहुत शदीद डिवाइड है। इसराइल इज़ एन आर्टिफिशियल स्टेट, उसमें डिफरेंट जो इन्होंने जब ला के यहूदियों को आबाद किया इसराइल के अंदर, तो मुख्तलिफ तरह की लोकेलिटीज़, मुख्तलिफ तरह के यहूदियों के ग्रुप थे, कुछ यूरोपियन थे, कुछ अफ्रीकन थे, कुछ इवन रशिया से ये लेके आए। वो ऐसी लोकेलिटीज़ हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। एक जो यूरोपियन ज्यूज़ हैं वो जो अफ्रीकन ज्यूज़ हैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करते, उनके बच्चे अलहदा स्कूलों में जाते हैं, उनकी शादी जो जहाँ पे उनकी होती हैं वो अलहदा हैं, उनके मजहबी चीज़ें जो मजहबी उनके जो रैबाइज़ हैं वो अलहदा हैं। तो आपस में बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं है इन सोसाइटीज़ के अंदर। एक आर्टिफिशियल सोसाइटी क्रिएट की गई इसराइल में। अब वो कॉन्सेप्ट भी डीरेल होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट जो है वो अब इसराइल के लोग जिसके लिए यूरोप छोड़ के इस सहरा में आए, वो उनको कंप्लीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से पिछले 2 साल में 2% इसराइलीज परमानेंटली इसराइल छोड़ के चले गए हैं, यानी उन्होंने कैंसिल कर दिया इसराइल की नेशनैलिटी। कितने इसराइली सिटीजन्स वैसे नेशनैलिटी कैंसिल किए बगैर इसराइल छोड़ के गए, उसका अकाउंट इसराइल की गवर्नमेंट इशू नहीं कर रही। तो इसराइल इसी वजह से नेतन्याहू के लिए भी ज़रूरी हो चुका है कि अगर उसने बहुत ज़्यादा टेरिटरी को कैप्चर ना किया तो फिर इसराइल का कॉन्सेप्ट कोलैप्स कर जाएगा। तो वो भी फाइनल स्टेज के ऊपर है।
तो उसको भी चाहिए मिडिल ईस्ट के अंदर तबाही। इस सिचुएशन में जब प्रोजेक्ट ग्रेटर इसराइल अपनी फाइनल स्टेज एंटर कर रहा है, इस तरफ दूसरा जो नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भगवत कहते हैं कि अखंड भारत अपनी फाइनल स्टेज पे एंटर कर गया है, तो अब फोर्स कर रहे हैं हालात मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए। इकबाल ने फरमाया था मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने, कि मगरिब से जो तूफान उठेगा वो मुसलमानों को इकट्ठा करेगा, उनको एहसास दिलाएगा कि तुम इस वजह से मार खा रहे हो कि तुम मुसलमान हो। ये जो जी बिल्कुल आपके पॉइंट ऑफ व्यू आई गॉट दैट, लेकिन ये जो तूफान इजराइल ने बर्पा किया उस पर यूनाइटेड नेशंस कहता है कि जी वहाँ पे जिनोसाइड हो रहा है। व्हाट आफ्टर दैट? जिनोसाइड यूएन ने अब एक्सेप्ट कर लिया है, मैं और आप पहले दिन से ये असेस करके बैठे हुए हैं कि जी उन्हें जिनोसाइड करना है, उन्हें गज़ा का वो इलाका खाली कराना है, उनको लोगों को वहाँ से ज़बरदस्ती भगाना है, और वो अब उस स्टेज पर आ गए हैं। आई मीन अभी तो ठीक है, ग्रेटर इजराइल इज़ गोइंग टू बी मे बी फार अहेड और इट मे नॉट हैपन, लेकिन गज़ा का क्या? वहाँ पर जो हो रहा है उसका क्या हल है? देखें, इस वक्त आप इसको अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की नज़र से देखें या वॉर स्टडीज़ की नज़र से देखें, द ओनली थिंग दैट इज़ स्टॉपिंग इसराइल कि वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर, यानी फ्रॉम रिवर नाइल टू रिवर यूफ्रेटीज़, जो ये कहते हैं कि हमारा ग्रेटर इसराइल होगा, अगर अभी तक जो चीज़ नेतन्याहू को और इसराइल को रोक के बैठी हुई है कि वो मुसलमान दुनिया के ऊपर हमला नहीं कर रहा, तो वो गाज़ा की स्ट्रगल है, गाज़ा की रेजिस्टेंस है, गाज़ा के लोगों की करेज है। पिछले 2 साल के अंदर बहुत जुल्म किया इसराइल ने, दुनिया का कोई ऐसा जुल्म नहीं है जो गाज़ा के लोगों पे नहीं हुआ, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन इट। लेकिन दुनिया की कोई ऐसी कुर्बानी नहीं है जो गाज़ा के लोगों ने नहीं दी। गाज़ा का हर शहरी इस फ़लस्तीन का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है और फॉरेन मिनिस्टर है। इन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों का मुकदमा लड़ा है, 100 साल की इसराइल की जो मेहनत थी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर अपने आप को मजलूम दिखाने की, पूरे गाज़ा के लोगों ने उसको एक्सपोज किया पूरी दुनिया के सामने। आज सिचुएशन ये है कि हिंदू, यानी जितने भी रिलीजन वेस्ट के अंदर आप देखें, क्रिश्चियनिटी को देखें, इस्लाम को देखें, इवन ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ भी इसराइल के खिलाफ निकल के सड़कों के ऊपर मुजाहरे कर रहे हैं। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स इसराइल के साथ देना भी चाहें तो अपनी पब्लिक के सामने खौफजदा हैं इसराइल के साथ खड़े होने पे। यूरोपियन कंट्रीज इसराइल के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। फ्रांस कह रहे हैं कि हम फ़लस्तीन को रिकग्नाइज करेंगे। बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन ये तमाम ममालिक जो हैं वो इसराइल को बुरा कह रहे हैं। इसराइल एक्सपोज हो गया है बैडली। आपने देखा कि कतर के अंदर पूरी मुस्लिम उम्मत इकट्ठी हुई है। मुकाबले पे इसराइल ने भी कोशिश की अपने एलाइज को इकट्ठा करने की, तो सिर्फ अमेरिका के मार्को रूबियो आए और कोई नहीं आया। सो बात ये है कि जैसे जहाँ से आपने बात की कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा देयर इज अ जेनोसाइड गोइंग ऑन इन गाज़ा, बात यह है, ये बात सबको पता है दैट देयर इज अ जेनोसाइड गोइंग ऑन इन गाज़ा। हर किसी को, इंटरनेशनल लॉ इज देयर, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो वहाँ पे मौजूद है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और उनके असूल और कवानीन मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि कोई ताकत मौजूद नहीं है जो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, जब तक नहीं होगी तब तक जेनोसाइड नहीं रोक सका। यू हैव टू स्टॉप जेनोसाइड। लेट्स सी कि ये जो द फोर्स है, कैन इट बी द जीसीसी, कैन इट बी, लेट्स सी, देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद साहब, इट वाज अ प्लेजर शो। तो खैर अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। वी हैव गॉट मोर स्टोरीज टू शेयर विद यू, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। इससे पहले हम बात कर रहे थे सैलाब की और दीगर सूरत हाल की जो इस वक्त ओवरऑल बन रही है, बट नाउ द लॉट ऑफ पीपल हु मे और मे नॉट नो कि आज जो है वो वर्ल्ड्स पेशेंट सेफ्टी डे भी मनाया जा रहा है। यानी एक जो पेशेंट होता है, जो मरीज़ होता है, उसकी अपनी जो अतराफ़ का इन्वायरमेंट है उसके लिए कितना ज़रूरी है। हम अक्सर बात करते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं पाकिस्तान के जो सरकारी अस्पताल हैं उनको कि यहाँ पर जिस तरह की मशीनरी मौजूद है क्या वो कम है, इतनी बड़ी जो हमारी आवाम है क्या उसको फैसिलिटेट करने के लिए वो फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। बट आई डेफिनेटली वांट टू टेक अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट बिकॉज वी हैव कम अ लॉन्ग वे, बट जिस तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है
उस तेज़ी से हमें अपने हेल्थ सिस्टम को भी महफूज बनाना होगा पेशेंट्स के लिए, ना सिर्फ उनकी फ़िज़िकल वेलबींग के लिए बल्कि उनकी मेंटल वेलबींग के लिए भी हमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इस दिन का मकसद मरीज़ों की हिफाजत को बेहतर बनाने की कोशिश है और आलमी यकजहती के का फ़रोग भी है। तो हर मरीज़ के लिए हिफाजत को यकीनी बनाना सेहत की देखभाल का एक अहम पहलू समझा जाता है, क्योंकि ये बराह रास्त मरीज़ के जो नताइज होते हैं, जो भी उसकी असेसमेंट की जा रही होती है, उसके ऊपर उसका पड़ रहा होता है। एंड देन किसी भी पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है किसी भी हेल्थ सिस्टम में, वो अगर अपना इलाज करा रहा है, ये भी उस पर मैटर करता है। सो WHO के मुताबिक गैर महफूज निगहदाश्त की वजह से सालाना 2.6 मिलियन अमवात हो जाती हैं और हिफाजती प्रोटोकॉल और तरीक़ों को बढ़ाने के लिए जो आपका निज़ामी तब्दीलियों की फ़ौरी ज़रूरत है और उसके लिए अवेयरनेस के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अच्छा, हम जब बात करते हैं कि जो पेशेंट है उसकी सेफ्टी के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ऐसे ही आपको यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान में 15 सितंबर से HPV वैक्सीन लगाने की कौमी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और इस हवाले से आपकी जो हुकाम है वो ये बता रहे हैं कि हमारे पूरे मुल्क में जो 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियाँ होती हैं उनको सिरिंज के ज़रिए ये वैक्सीन लगाई जा रही है और सर्विकल से जुड़े कैंसर से बचाने के लिए ये वैक्सीन उन्हें दी जा रही है। पाकिस्तान में हर साल 5,000 ख़वातीन को सर्विकल कैंसर का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजूहात क्या है, क्या हम अवेयरनेस से कम कर सकते हैं, क्या हम लोगों को इस बारे में बता सकते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ऐसी कौन सी कमियां हैं ख़वातीन की जिसकी वजह से हमारे मुल्क में सालाना 5,000 ख़वातीन इससे अफेक्ट हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अज़रा अहसन साहिबा, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं, एसोसिएशन फॉर मदर एंड न्यू बॉर्न्स एक तंजीम है, उसको वो प्रेसिडेंट भी कर रही हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, होप यू डूइंग वेल। पिछले 1 महीने से मैं इस सर्विकल कैंसर के बारे में सुन रही हूँ। मेरे लिए अलार्मिंग इसलिए था क्योंकि ये टर्म ही मेरे लिए नहीं है, ये कैंसर ही मेरे लिए नया है समझना। तो हम जैसे लोग जो पढ़ते रहते हैं, डिफरेंट रिसर्चेस देखते रहते हैं, अगर हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है, मैं वंडर कर रही हूँ वो लोग जिनको बेसिक हेल्थ सिस्टम ही जिनके पास अवेलेबल नहीं है उनको कितनी अवेयरनेस होगी। तो सबसे पहले अगर आप मुझे बता सकें कि सर्विकल कैंसर होता क्या है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में हमारे माशरे में इन चीज़ों पे बात ही नहीं होती। सो जो औरतों की बीमारियां होती हैं, इवन थिंग्स लाइक पीरियड्स कब आने हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में भी बात नहीं की जाती। तो कैंसर तो बहुत आगे की बात है। और सर्विकल कैंसर ये ऐसा कैंसर है कि इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो गई, पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं या हैवी आ रहे हैं, या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज कुछ हो रहा है। ये ऐसी बातें हैं जिसके बारे में औरतें इतनी बात नहीं करती, किसी से शेयर नहीं करती, इंतज़ार करती रहती हैं खुद ठीक हो जाएगा, खुद ठीक हो जाएगा। और जब तक डॉक्टरों के पास पहुंचती हैं, वो भी शहरों में, देहातों में तो ये भी मुमकिन नहीं है, डॉक्टर्स ही नहीं है, तो वो किसी से ये बात नहीं होती। और जब तक वो कहीं पहुंचती हैं और इस कैंसर की डायग्नोसिस होती है, आमतौर पे बहुत देर हो चुकी होती है। और ये कैंसर बाकी कैंसर से कुछ इस तरह भी मुख्तलिफ है कि ये बहुत ही पेनफुल और बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी कर देता है औरतों की, और एक नहायत ही पेनफुल डेथ होती है। एज अ गायनोकोलॉजिस्ट, इवन एज अ जूनियर डॉक्टर, मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन कैंसर के साथ देखी, सर्विकल कैंसर के साथ, जिस पे उनके घर पार के लोगों ने अपने घर, अपनी ज्वेलरी, अपने वैल्यूबल सब कुछ बेच देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन औरतों की जान नहीं बचती है। सो अगर ये 5,000 ख़वातीन को होता है ये कैंसर, तो आप समझें कि तकरीबन उनमें से 70% की डेथ हो जाती है। सो इसकी फेटेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है इस कैंसर की। लेकिन ये कैंसर बाकी कैंसर से इस तरह मुख्तलिफ है कि इसकी वजह समझ आ गई, और वजह क्या है, एक वायरस का इन्फेक्शन हो। और उस वायरस, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं, इसलिए इसकी वैक्सीन आ गई है। दुनिया भर में तो पिछले 20 सालों से लग रही है, और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में और डेनमार्क में अब ये कैंसर समझें आप तकरीबन ख़त्म हो गया, 0 पर। तो वहाँ वैक्सीनेशन लगना शुरू हो पिछले 20 साल से लग गया। 20 साल है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि वैक्सीनेशन के लिए क्या मौजू एज है?
पाकिस्तान में तो ये 9 से 14 का इंतखाब किया गया है इस कोहॉर्ट का, इसलिए कि इस उम्र में लड़कियों की इम्यून सिस्टम बहुत वाइब्रेंट होता है। तो अगर जब आप कोई वैक्सीन लगाते हैं इनको इस एज ग्रुप में, तो उनकी मुदाफ़ियती क़ुव्वत इतनी अच्छी तरह जागती है कि वो खुदा ना खास्ता अगर इनका कभी एक्सपोजर हो तो देयर बॉडी कैन फाइट इट ऑफ और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सो हमारे मुल्क में हम स्टार्ट इस ग्रुप से कर रहे हैं, पहले इस ग्रुप से कर रहे हैं। आइडियली तो ये सारी पॉपुलेशन को लगना चाहिए, लड़कों को भी, यंग लड़कियों को भी, और 15-14 साल से बड़ी उम्र की लड़कियों को भी। लेकिन हम पाकिस्तान में ये फ़ैसला किया गया कि ये फेज्ड मैनर में जाएगा। पहले ये ग्रुप लड़कियों को लगेगा और इंशाल्लाह हमारे पास इतने वसाइल होंगे कि हम बाकी लड़कियों के लिए भी करें। राइट। तो उसके बाद क्या होता है? वो जो इसका ख़तरा किस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है? वो उनको ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है? क्या जो मैरिड वुमेन हैं या जो बच्चों वाली औरतें हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है बाय एनी चांस? देखिए, ये लग तो जाता है यंग एज में, शादी के बाद आमतौर पर। ओके। स्टार्ट इन्फेक्शन वहाँ से होता है, बट इसको कैंसर में तब्दील होने में कोई 15-20 साल लग सकते हैं। सो इन्फेक्शन आस्ते 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 सिमर होता रहता है बॉडी में, और फिर कोई जो उसकी कैंसर की अलामात 35-40 या इसके बाद फिर ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस वायरस। ट्रांसफ़र कैसे होता है? समझें आप कि यू नो इट इज़ सेक्शुअल, वो उसमें होता है जब शादी होती है तो उसके बाद ये ताल्लुकात होता है। सो आइडियल एज, इसीलिए देखिए कोई भी बीमारी हो, अगर वो वायरस आपके जिस्म में दाखिल हो गया तो फिर वैक्सीन नहीं काम करता है। तो वैक्सीन उस वक्त लगाते हैं जब वो वायरस ना पहुंच जाओ। अच्छा, अब तो ये मुझे समझ में आ गया कि ठीक है जी, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट से हो सकता है किसी दूसरे से आपके अंदर ये वायरस जो है आ सकता है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि किसी भी ऐसे शख्स को जिसके अंदर ये वायरस आ गया, उसे नहीं पता कि मुझे मेरे अंदर ये वायरस आ गया है और ये शो देर से होता है और मैं अब कोई वैक्सीन भी नहीं लगवा सकती, तो फिर मैं क्या करूं? मैं क्या कोई जल्दी, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कहीं मैं इसमें मुब्तला तो नहीं हूँ? अर्ली डायग्नोसिस के लिए ना वैक्सीन तो प्रिवेंट करती है, राइट, कैंसर को प्रिवेंट करती है, वायरस को फाइट ऑफ करती है। अब अर्ली डायग्नोसिस जैसे ब्रेस्ट कैंसर में कहते हैं आप ना खुद मुआयना करें हर महीने, अर्ली डायग्नोसिस के लिए। इसी तरह सर्विकल कैंसर की अर्ली डायग्नोसिस के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिसको पैप स्मीयर बोलते हैं, जिसको HPV वायरस की टेस्टिंग होती है, ये होता है। और आइडियली अमेरिका में तो ये औरतों को बुलाकर उनके GP कहते हैं आपके पैप स्मीयर का टाइम हो गया है, हर साल होता है। UK में, यूरोप में ज़्यादातर हर 3 साल पे होता है। HPV वायरस की टेस्टिंग हर 5 साल पे होती है। उससे बहुत शुरू की अलामात का पता चल जाता है। राइट। सो अब ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को देखते हुए जो मैरिड ख़वातीन हैं उनको ये करवाना चाहिए? बिल्कुल करवाना चाहिए हर औरत को। जो वो एक दफ़ा शादी हो गई 20 साल के बाद आमतौर पे ये पैप स्मीयर्स जो हैं ये शुरू हो जाने चाहिए और ये करवाना चाहिए। और फ़र्ज़ करें आप ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पे ये हर साल या 3 साल पे कराना मुमकिन नहीं है, तो WHO ये कहता है कि कम से कम 2 दफ़ा आप करवा लें, एक दफ़ा 35 साल की उम्र में और एक दफ़ा 45 साल की उम्र में, यानी 35 और 45 की उम्र में। ये कम से कम 2 दफ़ा लाइफ टाइम में पैप स्मीयर ज़रूर कराना चाहिए अगर वसाइल की कमी हो। राइट। अच्छा, अब ऑब्वियसली कोई भी नई चीज़ आती है लोग उससे डरते हैं। जब कोरोना की वैक्सीन भी आई थी लोग घबराते हैं बिकॉज उसके सराउंडिंग में मिथ्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं कि क्या इससे कोई नुकसान हो सकता है, क्या औरत की जो फर्टिलिटी है उसको नुकसान हो जाता है। अभी भी लोग डरे हुए हैं, अगर आप उनसे बात करें उन्हें नहीं पता। तो क्यों लोगों में डर है? अभी तक जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई है क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं? 20 साल से है ना दुनिया में लग रही, और कोई आज से 15 साल पहले पाकिस्तान में भी प्राइवेट सेक्टर में आई थी और उसकी इन्फॉर्मेशन इतने लोगों को नहीं थी, और इन्हीं मिथ्स की कहानियों के साथ फिर वो जो कंपनी थी उसको इतना नुकसान हुआ कि वो पाकिस्तान से चले गए। सो अब तो ये हुकूमत लेकर आ रही है और इसीलिए फ्री है ये, और ये एक बहुत ही नादिर मौका है जिसको लगना चाहिए। बट मिथ के बारे में बता दूं, पता नहीं हमारे माशरे में लोग पढ़े लिखे भी, जाहिल तो नहीं कहना चाहिए, इन्फॉर्म्ड हैं
कि वो खामखा की बात का बतंगड़ बनाते हैं और इससे फर्टिलिटी का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। मैंने अपनी बेटी को खुद लगवाया था आज से 15 साल पहले जब प्राइवेट सेक्टर में था, और वो बच्ची की शादी भी हो गई, माशाल्लाह उसका बेटा भी है, और इसका फर्टिलिटी का कोई लिंक ही नहीं है, कोई लिंक नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल में एक फियर ऑफ नोन भी हमारे लोगों में होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, उसकी वजह से भी लोग घबराते हैं। लास्ट थिंग, वो लोग बिकॉज अब गवर्नमेंट के लेवल पर तो हम जानते हैं कि 9 से 14 साल की बच्चियों को फॉर फ्री लगाई जा रही है, वो ख़वातीन जो खुद जाकर वैक्सीन लगाना चाहती हैं वो क्या करें? उम्मीद करती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगी इंशाल्लाह, और जब आ जाएगी तो फिर ये इंशाल्लाह वो जाके लगवा सकती हैं जो खुद चाह रही हों लगवाने के लिए। और ये वैक्सीन भी चाइना से बन के आ रही है और 2 स्ट्रेन्स के ख़िलाफ़ है, 16 और 18, जो सबसे ज़्यादा HPV के मेलिग्नेंट स्ट्रेन्स हैं जो कैंसर करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में उम्मीद करते हैं हम इंशाल्लाह आ जाए, तो जो लोग लगवाना चाहें अपनी बड़ी बेटियों के लिए भी, खुद के लिए भी, लड़कों को भी, ये सारा कुछ मुमकिन है इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग ओवर हियर, हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस हवाले से देने के लिए। अब लोगों से भी यही कहना है कि मिथ्स बहुत सारी होती है, लेकिन अपनी रिसर्च करें, पढ़ें, अपनी तसल्ली करें, समझें, और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि हमारी जो नस्लें होती हैं वो औरतों से आगे बढ़ रही होती हैं। सो इफ़ यू वांट योर विमेन अराउंड टू बी मोर हेल्दी, इस बारे में ज़रूर सोचें। और वो ख़वातीन जिनको फ्री में इस वक्त लगाई जा रही है, वो बच्चियाँ 9 से 14 साल वाली, वो इस वैक्सीन की तरफ ज़रूर जाएँ। बहुत बड़ा गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है दैट वी टेकिंग। पाकिस्तान ऑलरेडी इस पर लेट है। विद दैट हम ले रहे हैं ब्रेक, स्टे विद अस। Welcome back. It's been a long time that we have talked about the Pakistani entertainment industry. लेकिन चलिए अब आज बात कर ही लेते हैं। हमारे ड्रामे जो हैं वो दुनिया भर में अपनी एक पहचान रखते हैं। वहीं पे वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम अपनी मूवीज़, अपनी डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स उनको भी बड़े पर्दे पे लाएं। एंड द थिंग इज़ कि वो आती भी हैं और अवार्ड्स भी जीतती हैं। बिल्कुल ऐसी एक शॉर्ट फिल्म है फनकार और डोंट बी लेट मायरा, जिसकी रवा बर्स जो है वो शिकागो और फिर कनाडा में होने वाले साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल के लिए इसे मुंतखब किया गया। पहले आपको जो ये दस्तावेजी फिल्म है इसकी कुछ झलकियाँ दिखाते हैं, एंड आफ्टर द क्लिप्स विल टॉक अ लिटिल मोर अबाउट इट। फिल्म प्रोड्यूसर एहसन मिन्हास मौजूद है। एहसन, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपकी शॉर्ट फिल्म को शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल के लिए मुंतखब किया गया। हाउ इज़ द फीलिंग? और कुछ हमने देखा थ्रू द ट्रेलर एज वेल, कुछ आप भी बताइए द मैसेज दैट यू वांट टू सेंड थ्रू योर फिल्म। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ग्रेटफुल कि US में और कनाडा में, मतलब इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स में एक ऐसी फिल्म गई है जो कि बनी सऊदिया में। कोलैबोरेटर्स हमारे अरब हैं और पाकिस्तानी हैं, और हमने मिल के ये जो फिल्म बनाई है, ये बेसिकली एक एग्जांपल है कि पाकिस्तानी जो हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, जैसे मैं सारी ज़िंदगी बाहर रहा हूँ, हम जिस टाइप का कंटेंट या जिस टाइप की कहानियाँ निकाल रहे हैं, हमारे लिए ये सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है कि हम यहाँ से बाहर बैठ के कर रहे हैं। और पाकिस्तानियों के लिए तो स्पेशली ये बहुत बड़ी प्राउड अचीवमेंट होती है कि जब आपका काम बाहर ऐसी बड़ी जगह पर रिकग्नाइज हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ रियली अ ग्रेटफुल मोमेंट। और मेरे लिए आई थिंक स्टोरी ही ऐसी थी जो आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो पाकिस्तानी सिनेमा जिधर जा रहा है या जिस तरह की एक सर्टन पर्सपेक्टिव इख्तियार कर रहा है, उसके बारे में एक कमेंट्री है। हमारे जो पाकिस्तान के आई थिंक जो हालात हैं इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी में, इन टर्म्स ऑफ जो हमारी कंट्री की ओवरऑल सिचुएशन है, उन सारी चीज़ों को एक फिक्शनल एलिमेंट में एक फिल्म लेंस के थ्रू इस पे कुछ दिखाया गया है जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर है। और बेसिकली इट इज़ समथिंग जो सारे पाकिस्तानी से रिलेट करेंगे। ये हमारी रियलिटी का बड़ा हिस्सा है और वो रियलिटी में बड़े पर्दे पर आई थिंक लाने की मैंने पूरी कोशिश की। एब्सोल्युटली। बहुत सारी चीज़ें अच्छी पाकिस्तान में हो रही हैं, बट एक सोसाइटी की वो चीज़ जो बड़ी होती जा रही है वक्त के साथ साथ, वो एक बुरी चीज़ है जो आगे बढ़ती चली जा रही है, जिसकी तरफ आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निशानदेही कर रही है। एंड आई एम ग्लैड दैट आपने ये टॉपिक पुट अप किया है।
मुझे ये बताएं कि ये रिप्रेजेंटेशन जो आपकी है इसमें मोटिवेशन क्या है? वेयर डिड यू गेट दिस आइडिया? यू नो, आई अंडरस्टैंड आप बाहर रहे हो ज़्यादा, यू सेड ऑल योर लाइफ यू वर देयर. हाउ डिड यू गेट दिस आइडिया कि आपको यहाँ पर काम करना है इस पर? आई थिंक जिस तरह ये फिल्म बनाई गई है, जिस नीयत से बनाई गई है, जो यहाँ पे इस फिल्म में जो कहा गया है, जो दिखाया गया है, ये सबसे पहले तो ये चीज़ दिखाने वाली है कि हम बीइंग पाकिस्तानीज, वी एक्चुअली एक्सेप्ट या वी आर वेरी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर फेसिंग. जो हमारा मुल्क एक्सपीरियंस कर रहा है, जो हमारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हम अपने हालात को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम एक्सेप्ट करते हैं. और आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, जो आई थिंक बाहर दिखाने के लिए हम इसको जिस तरह दिखा रहे हैं, वो ये है कि ये पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन पे सिनेमा में लाती है कि हम अपनी सिचुएशन या अपने एक्सपीरियंसेस से हम नहीं डरते. वी आर फाइटर्स, वी गेट थ्रू द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस. हम बहुत रेजिलिएंट कौम है, और वो रेजिलियंस वो इस फिल्म में बड़ी कॉन्फिडेंटली शो होती है. मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस और वो रेजिलियंस कि नो मैटर जो हमारे मुल्क के साथ, हमारे हालात के साथ हो, हम उसके थ्रू हमेशा गुजर जाते हैं. ऐसा मुझे वो चीज़ इसमें शो होने वाली है टू द इंटरनेशनल ऑडियंस. यंग फिल्म मेकर्स, आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे जो बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी एडवाइस एट दिस पॉइंट है कि मैंने पहले फिल्म बनाई थी कॉल्ड सुकून, जो मैंने सऊदीया में बनाई थी. वो मेरा पहला बिग वेंचर था जो सऊदी फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई थी. मैंने इधर से बैठ के वो किया था, और pretty much जो कोलैबोरेटर्स मेरे साथ थे, जो ये फिल्म बनी है, मैं पर्टिकुलरली बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मिस्टर शोएब सुल्तान का, जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, जिन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इसमें. और एज ए प्रोड्यूसर वो आए हैं इसमें, जिन्होंने गुंजल बनाई थी अहमद अली अकबर के साथ. ये सारी एक्सपीरियंस से, या जो मेरी पास्ट फिल्म भी थी, जिसकी वजह से जो काम मैं कर रहा हूँ, भी मैं कर रहा हूँ, इस सारे एक्सपीरियंस से शायद मेरी सबसे बड़ी एडवाइस नए फिल्म मेकर्स के लिए, या वो फिल्म मेकर्स जो अभी अपनी फिल्म्स बाहर भेज रहे हैं या पाकिस्तान से बना रहे हैं, कहीं और मुल्क में बना रहे हैं, हमेशा शायद ये याद रखने वाली हमें बात है कि हमें अपनी आइडेंटिटी को, चाहे हम जिस मुल्क में भी हों, मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, ये चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपनी आइडेंटिटी को पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसके बाद हम अपनी स्टोरीज़ को भी बड़े पर्दे पे लाने की एक्सेप्टेंस रखेंगे, वो चीज़ को पेपर पे लाने की भी एक्सेप्टेंस रखेंगे. वो कल्चर के साथ अपनी आइडेंटिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है एक्चुअली. मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो वो बाहर होता है. और एक दफ़ा अगर ये आपने इख्तियार कर लिया अपने अंदर कि मैं जो पेपर पे ला रहा हूँ, मैं इस मुल्क से हूँ, मैं इस जगह से हूँ, मैं ये कहानी ला रहा हूँ जो मेरी बैकग्राउंड की है, तो आई थिंक उससे ज़्यादा प्योरिटी. राइट, आप जिक्र भी कर रहे हो कि यू नो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है सपोर्ट. और फिर मैं जब थोड़ा एनालाइज करती हूँ इस सारी सिचुएशन को, देयर इज़ लॉट दैट यू नीड. मतलब आपकी कलर ग्रेडिंग से आपके कैमराज, फ्रॉम योर लाइट, फ्रॉम योर लोकेशन, फ्रॉम योर एक्टर्स, एवरीथिंग. इट नीड्स लॉट ऑफ मनी टू प्रोड्यूस समथिंग लाइक यू डन. छोटे बजट के लिए भी इट्स अ ह्यूज मनी दैट यू रिक्वायर. मुझे ये बताएं कि फिल्म साजी में बजट को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? देखिए जी, फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है, देखना बहुत आसान है. लोगों को नहीं पता कि ये फिल्म मेकिंग की जो पूरी दुनिया है ये कितनी टफ है, इसमें कितने चैलेंजेस होते हैं, कितनी ना सुननी पड़ती है, कितने लोगों के साथ बैठ के बात करके बहुत दफ़ा कुछ नहीं होता. और ये हम सारे फिल्म मेकर्स की कहानी है, और उसमें आई थिंक मेरी सबसे ज़्यादा जो मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ बात कर सकता हूँ तो वो ये है कि आप अपने इन्वेस्टर्स, अपने बजट्स को पहले आप रियलिटी जान लें कि देखें पाकिस्तान में हमारे सिनेमा का जो ओवरऑल रेवेन्यू साइकिल है, जितना हमारी सिनेमा कमाती है, जितनी फिल्म्स बनती हैं, उसको मद्देनज़र रख के अगर आप इसको ज़रा बाहर से देखें तो हमारे पास इतना बड़ा रेवेन्यू साइकिल नहीं है कि हम बार बार एक हाई फ्रीक्वेंसी पे
जैसे बाकी की इंडस्ट्रीज करती हैं, हम उनको जनरेट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो हमारा जो लोकल रेवेन्यू है वो इतना ज़्यादा नहीं है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की फिल्म्स डालने के लिए और रिकवर भी करने के लिए। तो आप अपनी फिल्म की स्टोरीज को बहुत केयरफुली और बहुत हाई क्वालिटी लेवल पे अप्रोच करें, ताकि और बजट कॉन्शियस करें। ज़रूरी नहीं है जो आप हर सीन लिख रहे हैं उसको महंगा ही होना ज़रूरी है। कभी कभी बहुत स्मार्टनेस के साथ जब लिखाई होती है, जब स्क्रिप्ट राइटर्स लिखते हैं, तो आप बड़े बड़े सीन्स को भी बड़े सिंपल तरीके से उनकी इम्पैक्ट हर्ट किए बगैर आप उनको डिलीवर कर सकते हैं। तो ये शायद हमारे राइटर्स पे आती है बात, सिर्फ फिल्म मेकिंग तो आनी चाहिए, लेकिन आपको बजट मैनेजमेंट भी सीखनी होती है। And I think with that comes with experience only. You can't just have it overnight. बहुत शुक्रिया ऐसे to have you on the show, and one more time many congratulations कि आपकी मूवी नॉमिनेट भी हुई है। तो जनाब, इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी हो गया ख़त्म। एंड इट वाज अ नाइस एंडिंग, जब हमें लगता है कि हम अच्छी तरफ जा रहे हैं, अच्छे लोग, नए नए लोग जो है दुनिया भर में आपका नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सो विद दैट, ऑन दिस नोट, वी आर एंडिंग द शो फॉर टुडे। सी यू टुमारो। बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।